स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज पे है। हम इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि मैथ्स में वो क्या टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है ताकि बच्चों को मैथमेटिक्स अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज। हम इसका पहला वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। पहले वीडियो में हमने कुछ स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग और कुछ टेक्निक्स ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस किया था। हम उसी को लेते हुए आगे चलेंगे और कुछ और चीजों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग और टेक्निक्स ऑफ टीचिंग के बारे में वीडियो नंबर 1 में पढ़ लिया था। इस वीडियो नंबर 2 में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि इन दोनों चीजों को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब हमारा जो अब मेन फोकस होगा कि ठीक है, हमें ये तो पता है कि ये स्ट्रेटजीज हैं पढ़ाने की, ये टेक्निक्स हैं, लेकिन हम इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान कैसे करेंगे। ठीक है, हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं कि हमें इन चीजों को ऐसे ऐसे करना है, पर जब तक हम उन चीजों को किसी पर्टिकुलर तरीके से करने का प्लान नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज को सही तरीके से करने में सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो बेसिकली प्लानिंग बहुत जरूरी है और इस चैप्टर में हम प्लानिंग पे ही स्ट्रेस देंगे। तो बेसिकली हम दो तरह की प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्लानिंग फॉर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि हम कैसे प्लान कर सकते हैं कि बच्चों के जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो अच्छे हों, इनोवेटिव हों, एंगेजिंग हो, मतलब जिससे बच्चे आपके साथ जुड़ जाएं। तो ये बहुत जरूरी है, कुछ चीजें जो कि आपको प्लान करनी पड़ेंगी ताकि बच्चों का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो एक यूनिक लर्निंग एक्सपीरियंस हो और बच्चे आपसे पढ़ाई करने में एंजॉय करें और पढ़ते पढ़ते उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। फिर हम लेसन स्ट्रक्चर की प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक टीचर कैसे किसी लेसन को प्लान कर सकती है। लेसन के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ओवरऑल कोर्स को प्लान कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर यूनिट को प्लान कर सकते हैं। तो प्लानिंग सुनने में एक छोटा शब्द लगता है, लेकिन जब हम उसके अंदर जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही किसी चीज की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस की प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और लेसन स्ट्रक्चर की प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस की जो प्लानिंग है वो सही तरीके से होने के लिए सबसे पहले टीचर को ये पता होना चाहिए कि किसी भी लर्निंग एक्सपीरियंस के अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस को एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस कब माना जाएगा। सबसे पहली जो बात आती है वो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड। मतलब जब भी आप बच्चे को कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, आपके दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और वो ऑब्जेक्टिव अगर अचीव होता है तभी हम कह सकते हैं कि बच्चों को जो लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ है वो अच्छा हुआ है। अब ऐसा तो नहीं कि आप बच्चे को कुछ भी पढ़ाते रहें बिना किसी मोटिव के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, और एंड में आप ये भी ना देखें कि जो आपने पढ़ाया, जो आपका ऑब्जेक्टिव था, क्या वो अचीव हो भी रहा है या नहीं। मैं ऑब्जेक्टिव का एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। अब आप सपोज कीजिए कि आप बच्चे को एडिशन सिखा रहे हैं और आपका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा एडिशन को अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाए। तो जब आप बच्चे को एडिशन समझा देंगे तो बच्चे को शायद आप कोई ऐसी असाइनमेंट देंगे कि वो घर जाके अपने मम्मी पापा के साथ जब बाजार जाए तो एडिशन को इम्प्लीमेंट करके देखे और फिर अपने मम्मी पापा से फीडबैक लेके आए कि क्या वो एडिशन सीख गया है। तो अगर बच्चे को उसके मम्मी पापा पॉजिटिव फीडबैक दें कि हाँ, जब बच्चा उनके साथ बाजार गया था तो उसने एडिशन के कंसेप्ट को सही से अप्लाई किया, तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जब भी कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस प्लान करना है तो बेसिकली दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव रखना है। बिना ऑब्जेक्टिव के बच्चे को कुछ भी पढ़ाना उसका कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा है सूटेबिलिटी टू मेंटल लेवल। सूटेबिलिटी टू मेंटल लेवल का मतलब है कि हमें बच्चे को जो भी पढ़ाना है बेसिकली वो उसकी एज और मेंटल कैपेबिलिटी के अनुसार होना चाहिए। अब अगर आप 5th क्लास के बच्चे को डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पढ़ाना शुरू कर देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चे की एज और मेंटल कैपेबिलिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग ही आप बच्चे को पढ़ाएं। तीसरा है लर्नर ओरिएंटेशन, इंडिविजुअल लर्नर स्टाइल्स, कि जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हर बच्चे का चीजों को पढ़ने का, समझने का अलग स्टाइल होता है। कुछ बच्चे शायद बुक से पढ़ना पसंद करेंगे, कुछ बच्चे शायद वीडियो या ऑडियो सुन के पढ़ना पसंद करेंगे, कुछ बच्चे शायद बाहर जाके गार्डन में या किसी फेयर में
जाके पढ़ना पसंद करेंगे। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लर्नर की ओरिएंटेशन कैसी है, वो किस स्टाइल से पढ़ना पसंद करता है और आप उसको उसी के स्टाइल के अकॉर्डिंग पढ़ाइए। चौथा है प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब है कि जो भी हम बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उसको बच्चे की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। मतलब हमें बच्चे को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवानी चाहिए। जैसे कि अगर आप बच्चे को फ्लावर्स के बारे में समझा रहे हैं, तो अगर आप बच्चे को सिर्फ बुक्स में फ्लावर्स की इमेजेस देके पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा इतने अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप बच्चे को गार्डन में ले जाएंगे, वहां उसको जो फ्लावर्स हैं उनको टच करवाएंगे, फील करवाएंगे, उसकी जो खुशबू है वो बच्चे को संगवाएंगे, तो ऐसा करने से बच्चे को एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा और एक प्रैक्टिकल चीज उसके दिमाग में घुसेगी कि फ्लावर्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कैसे होते हैं, इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, जिससे बच्चे के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगला है रिचनेस ऑफ एक्सपीरियंस। रिचनेस ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब है कि बच्चे को आप जो भी लर्निंग टेक्निक से पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज बच्चे पे अगर असर डालेगी, तभी बच्चा कंसेप्ट को अच्छे से समझेगा। रिचनेस ऑफ एक्सपीरियंस का कहीं ना कहीं हैंड्स ऑन एक्टिविटी से रिलेशन है। तो रिचनेस ऑफ एक्सपीरियंस तभी होगा अगर आप बच्चों को बोरिंग ब्लैक बोर्ड और टेक्स्ट बुक से हटकर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सिखाएंगे, मॉडल्स के थ्रू सिखाएंगे, सर्वेस के थ्रू सिखाएंगे, तो बच्चे को ओवरऑल एक रिच एक्सपीरियंस मिलेगा, एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होंगे और बच्चा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी शो करेगा। लास्ट है इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन में भी अगर हम कुछ स्टैंडर्ड तरीके सोच लेंगे कि हर बच्चे की इवेल्युएशन इन्हीं तरीकों से करनी है, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे उस इवेल्युएशन स्कीम में फिट नहीं बैठेंगे। अब सपोज कीजिए कोई बच्चा आपकी क्लास में ब्लाइंड है। अब आप उस ब्लाइंड बच्चे को अगर रिटन टेस्ट के लिए बिठाने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें एक्सेल नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको ऐसा इवेल्युएशन मेथड चुनना है उस बच्चे के लिए जो उसके लिए सूटेबल हो। शायद आप उसका ऑरल टेस्ट ले सकते हैं, शायद आप उसका कंप्यूटर पे टेस्ट ले सकते हैं जहां वो टाइप कर सके, क्योंकि ब्लाइंड लोग भी टाइपिंग अच्छी कर लेते हैं। तो बेसिकली बस समझाने का मतलब यही है कि जो भी एवेल्युएशन मेथड है वो बच्चे के लिए सूटेबल होना चाहिए। अब कुछ बच्चे होते हैं वो ऑरल टेस्ट देना पसंद नहीं करते, वो टीचर को देख के घबरा जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए रिटन टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं गुड लर्निंग एक्सपीरियंस के, जो मैंने आपको भी ये 6 समझाए हैं। ये बहुत जरूरी है कि हर टीचर इनको क्लास में अप्लाई करे, क्योंकि ये अप्लाई करने से ही आप एक अच्छे टीचर माने जाएंगे और आपके बच्चे भी सक्सेसफुल होंगे। कुछ और करेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं गुड लर्निंग एक्सपीरियंस के। पहला है डिबेट। डिबेट है कि आप बच्चों में जब डिबेट करवाते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा स्किल्स डेवलप होती हैं। उनमें से एक स्किल है कम्युनिकेशन, के बच्चों में कम्युनिकेशन की स्किल डेवलप होती है। वो एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने लग जाते हैं, क्योंकि डिबेट में हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करता है। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज अच्छी नहीं लगती। तो जब आप दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनते हैं, उनको समझने लगते हैं, तो बेसिकली आप सोसाइटी में एडजस्ट करना सीखते हैं। आपको ये समझ आ जाता है कि हर बंदे का अपना व्यू है और अपनी परसेप्शन है, हमें सब परसेप्शंस और व्यूज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लास्ट है रिफ्लेक्ट बैक ऑन वन सेल्फ। अब जब हम डिबेट करते हैं, दूसरों के व्यूज को समझते हैं, गहराई से सोचते हैं, तो हमें लगता है कि हर चीज का एक अलग पर्सपेक्टिव भी होता है। हम अपने अंदर झांक के देखते हैं कि क्या जो हम सोच रहे हैं वही सही है, या बाकी लोग भी जो सोच रहे हैं वो भी सही है। तो ऐसा करने से हम अपने आप पर रिफ्लेक्ट करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स या वीकनेस को भी पहचानने लगते हैं और हमारे में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी हो जाती है। नेक्स्ट जो एक करेक्टरिस्टिक है गुड लर्निंग एक्सपीरियंस का, वो है कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग का। कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि टीचर क्लास में कुछ एक्टिविटी देती है और बच्चों को ग्रुप्स में बांट देती है, और वो एक्टिविटी बच्चों को ग्रुप में मिलकर करनी होती है। तो इससे बच्चे क्या सीखते हैं? सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखते हैं, क्योंकि ग्रुप में हर बंदा अपनी ओपिनियन देता है, अपने व्यूज देता है, हर बंदे के व्यूज सुने जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं कि क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। तो बेसिकली एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज होती है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज के बाद जो बेस्ट सोल्यूशन होता है उसी को आगे लेकर चला जाता है। फिर एडजस्टमेंट। कोऑपरेटिव लर्निंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग में भी आप एडजस्टमेंट सीखते हैं, आप एक दूसरे के व्यूज को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, आप दूसरों को भी
पेशेंस से सुनने की स्किल डेवलप करते हैं और दूसरों के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया एडजस्टमेंट से ही रिलेटेड कि आप डिफरेंट जो ओपिनियन है डिफरेंट लोगों की, उनको एक कंस्ट्रक्टिव वे में एक्सेप्ट करना सीखते हैं कि कैसे जो भी व्यक्ति अलग बोल रहा है उसके पीछे क्या रीजन है, और वो जो उस बंदे का व्यू है उसको गहराई में सोचकर आप ये पता लगाते हैं कि इसके क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है। तो बोथ डिबेट एंड कोऑपरेटिव लर्निंग बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं। बच्चे सोसाइटी में एडजस्ट करना सीखते हैं, दूसरों के व्यूज को समझना सीखते हैं, और ऐसा करने से उनकी ईगो भी थोड़ी कम होती है। कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस में। पहला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि बच्चों को खुली छूट देनी चाहिए कि वो जो भी करना चाहें वो कर पाएं, और वो जो भी चीज को एक्सप्रेस करना चाहें वो कर पाएं। अब घरों में अक्सर क्या देखा जाता है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैटर डिसाइड करना होता है तो बच्चों के व्यूज को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। अक्सर उन्हें कहा जाता है कि वो तो बच्चे हैं, उनको ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन ये गलत है। बच्चे भी आजकल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं, उनको भी हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देनी चाहिए। घर में अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस हो रहा है तो बच्चों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी सुनना चाहिए। कई बार बच्चे भी बहुत टफ टफ चीजों के सिंपल सॉल्यूशंस दे देते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी भी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस का, वो है इंटरडिसिप्लिनरी इंपॉर्टेंस। इंटरडिसिप्लिनरी इंपॉर्टेंस का मतलब है कि टीचर जब भी बच्चों को मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा रही है, इस चीज पे स्ट्रेस देना बहुत जरूरी है कि मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट बाकी फील्ड्स में भी यूज होता है। तो अगर आप मैथमेटिक्स को बोरिंग मानेंगे या आपको लगेगा कि मैथमेटिक्स आप सीखेंगे ही नहीं, तो आपका आगे जाके सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैथमेटिक्स बाकी सारी फील्ड से इंटर रिलेटेड है। जैसे कि मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हर फील्ड में मैथमेटिक्स का यूज होता है। तो कहीं ना कहीं टीचर को कुछ ऐसी एक्टिविटीज देनी चाहिए ताकि बच्चे अपने लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू ये सीख जाएं कि मैथमेटिक्स बाकी सब्जेक्ट से कैसे इंटर रिलेटेड है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लर्निंग एक्सपीरियंस को कुछ स्टेप्स में सीक्वेंसिंग करके बच्चे को एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि लर्निंग एक्सपीरियंस के क्या अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए ताकि बच्चा उसको एंजॉय करे। तो लर्निंग एक्सपीरियंस की बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 को हम प्रेपरेटरी और रेडीनेस स्टेज कहते हैं। इसमें बेसिकली हम बच्चे को कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिससे उसका टॉपिक में इंटरेस्ट बने, वो टॉपिक को फॉलो करना चाहे, बेसिकली वो टॉपिक पढ़ने के लिए थोड़ा रेडी हो जाए। लेवल 2 इज एक्सप्लोरेटरी और डेवलपमेंट स्टेज। लेवल 2 में क्या होता है कि हम बच्चे को कुछ ऐसी चीजें देते हैं जिनको वो एक्सप्लोर करे, उनके बारे में एनालिटिकली सोचे, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो और वो चीज को अच्छे से एनालाइज कर ले। लास्ट जो लेवल 3 है वो है जर्नलाइजेशन स्टेज। अब बच्चे ने जब लेवल 2 में चीजों को एक्सप्लोर कर लिया है, एनालाइज कर लिया है, उनके बारे में सोच लिया है, तो वो जब उन चीजों को अच्छे से समझ जाएगा तो लेवल 3 में आके वो कुछ जनरलाइजेशंस भी कर पाएगा अपनी समझ के अनुसार जो उसने लेवल 2 में बनाई थी। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि टीचर को किसी भी टॉपिक को समझाते हुए कैसे लर्निंग एक्सपीरियंस को इन 3 स्टेजेस में बांटना है। अब इस एग्जांपल में हम ये सीखेंगे कि कैसे अगर हमें बच्चों को वेरिएबल्स का फंडा समझाना है कि कैसे हम हर चीज को वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो कैसे हम एक लर्निंग एक्सपीरियंस में जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को कैसे सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहला स्टेप, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेपरेटरी और रेडीनेस स्टेज। प्रेपरेटरी और रेडीनेस स्टेज में टीचर बच्चों को क्या देगी? टीचर बेसिकली बच्चों को पहले ग्रुप्स में बांट देगी, 2-2 के ग्रुप्स में। फिर हर बच्चे को एक वर्कशीट देगी और उस वर्कशीट में बच्चों को पिछले कुछ सालों में अपनी एजेस मेंशन करने के लिए बोलेगी। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, उसने एक ग्रुप राकेश और रोशन को ये शीट दे दी और दोनों बच्चे 2005, 2007, 10, 14, 16 में अपनी अपनी एज लिख रहे हैं। तो ये बेसिकली एक प्रेपरेटरी स्टेज है जिसमें बच्चों का टीचर ने इंटरेस्ट पैदा किया है। जब वो बच्चों को अपनी एजेस लिखने के लिए बोलेगी तो बच्चों को लगेगा कि पता नहीं टीचर आज क्या समझाने वाली है, मतलब वो क्यूरियस हो जाएंगे।
और टीचर को अच्छे से फॉलो करने लगेंगे। दूसरी स्टेज है एक्सप्लोरेटरी और डेवलपमेंट स्टेज। तो टीचर ने एक्सप्लोरेटरी स्टेज में बच्चों को क्या बोला कि वो अपनी एजिस को दूसरे की एज के साथ रिलेट करके देखें कि क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे राकेश और रोहन की एज में ये रिलेशन है कि रोहन राकेश से 1 साल बड़ा है। ठीक है, वो 1 साल बड़ा ही रहेगा, चाहे वो 2005 हो चाहे वो 2016 हो, क्योंकि दोनों की एज हर साल बढ़ती रहेगी। और टीचर ने फिर इस रिलेशन को एक वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस करने का भी हिंट दिया कि जैसे अगर आप एक बच्चे की एज x ले लेंगे तो दूसरे बच्चे की उस ग्रुप में क्या एज होगी। तो टीचर ने ऐसे वेरिएबल का एक तरह से जो फंडा है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बच्चों ने जैसे यहाँ पे सीख लिया होगा कि जो उनकी एज है वो दूसरे की एज से x+1 बन रही है। जैसे रोहन बोलेगा कि अगर राकेश की एज x है तो मेरी एज x+1 है। तो ऐसे करके बच्चों ने कुछ रिलेशन बना लिया होगा। वो बहुत सारा एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे बच्चों के जो ग्रुप्स हैं उनसे भी डिस्कस करेंगे, तो ऐसे वो कुछ ना कुछ रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे उनको बेसिकली एक सिंपल रिलेशन समझ आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने सारी चीजों को एक्सप्लोर कर लिया है, चीजों के बारे में सोच लिया है। तीसरी स्टेज आएगी जर्नलाइजेशन स्टेज। फिर जर्नलाइजेशन स्टेज में बच्चों को अब एक्चुअल में एक्सप्रेस करना है कि जो रिलेशन है उसको हम कैसे जर्नलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे रोहन राकेश से 1 साल बड़ा है, यहाँ पे भी 1 साल बड़ा है, यहाँ पे भी 1 साल बड़ा है। तो बच्चे ये सीख जाएंगे कि रोहन को अगर राकेश की एज में एक्सप्रेस करना है और राकेश की एज x है तो रोहन की एज x+1 होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज पे है। हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज। आज का जो हमारा जैसे कि हाफ को अगर आप 1/4 से डिवाइड करते हैं तो टीचर उनको बता सकती है कि बस आप 1/4 को उल्टा कर दीजिए, हाफ इंटू 4 कर दीजिए और आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की इंस्ट्रूमेंटल लेवल पे है कि बच्चों को इसका बेसिक नहीं पता है। बस टीचर ने ये बता दिया है कि अगर डिवाइड में फ्रैक्शन है तो आप उसको उल्टा कर लीजिए और उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग में बच्चे को यह समझाया जाता है कि वो जो भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो टीचर हाफ को जब 1/4 से डिवाइड करने को समझाती है तो वो एक रेक्टेंगल लेती है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है और वो समझाती है कि ये ट्रायंगल का हाफ हो गया, जिसमें 2 1/4 2 1/4 होंगे और अगर हम इन 2 1/4 को एक 1/4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीचर कहीं ना कहीं बच्चे में जो रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग बना रही है वो कराते हुए वो बच्चे को समझा रही है कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ऐसा करने से बच्चे में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी कंसेप्ट को लेकर और वो आगे जाके इसी कंसेप्ट पे बेस्ड जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे उनको भी आसानी से कर पाएंगे।
और हमें ये हमेशा याद रखना है कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग सिर्फ हमें एक तरह से टेक्निक बताती है, प्रोसीजर बताती है और उसको अप्लाई करना बताती है, लेकिन हमारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर नहीं करती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जबकि रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग में हमें बहुत क्लियरली बताया जाता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। इसीलिए टीचर्स को चाहिए कि वो क्लास में रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग पे ही स्ट्रेस दें, ताकि बच्चा अच्छे से समझ पाए कि वो जो भी कर रहा है क्यों कर रहा है। नेक्स्ट जो स्टेप है एक गुड लर्निंग एक्सपीरियंस का, वो है कि हमें लर्नर्स को लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि आजकल के जो मेथोडोलॉजी है उसमें टीचर नॉलेज की सिर्फ ट्रांसमीटर नहीं है, बल्कि फैसिलिटेटर है। बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो चीजों को खुद से एक्सप्लोर करते हैं, और जब वो खुद एक्सप्लोर करते हैं तो उनकी नॉलेज एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। अगर टीचर नॉलेज को ट्रांसमिट करेगी तो वो चीजों को फोर्स करेगी कि आपको यही चीज पढ़नी है, यहीं से पढ़नी है। लेकिन अगर बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाएगा तो बच्चे अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, और टीचर सिर्फ उनको फैसिलिटेट करेगी कि उनको जो भी चीज चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए टीचर वो अरेंज करेगी। अब ये इंश्योर करने के लिए कि टीचर नॉलेज ट्रांसमिट नहीं कर रही है बल्कि सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट कर रही है ताकि बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें, हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना होता है। पहली बात तो कि इंश्योर दैट ईच चाइल्ड इज एंगेज्ड इन सम लर्निंग एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू हिज और इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, कि हर बच्चा एक लर्निंग एक्टिविटी में एंगेज हो और वो लर्निंग एक्टिविटी उसके इंटरेस्ट और एबिलिटी से मिलती जुलती हो। दूसरा है एनकरेज लर्नर्स टू शेयर, डिस्कस, आर्ग्यू एंड कंपेयर देयर आइडियाज, कि आपको लर्नर्स को एनकरेज करना है कि वो अपने आइडियाज को एक दूसरे से शेयर करें, डिस्कस करें, आर्ग्यू करें और कंपेयर करें। तीसरा है प्रोवाइड हेल्प इन फॉर्म ऑफ स्कैफोल्डिंग व्हेन आस्क्ड फॉर इट, कि हमें बच्चों को स्कैफोल्डिंग की फॉर्म में हेल्प देनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग एक ऐसी हेल्प होती है जिसमें हम बच्चे की कोई भी चीज करने में थोड़ी सी मदद करते हैं जो कि बच्चा अपने आप नहीं कर पा रहा है, और फिर धीरे धीरे हम वो मदद हटा लेते हैं और बच्चा वो चीजों को अपने आप भी करना शुरू कर देता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं जिससे हम ये एस्टेब्लिश कर पाएंगे कि बच्चा अपने आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए, ना कि टीचर नॉलेज को ट्रांसमिट करे। नेक्स्ट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स टू एक्सप्रेस देयर मिस प्री कंसेप्शन एंड आइडेंटिफाई देम, कि हमें कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपनी जो नॉलेज है उसको बेसिकली एक्सप्रेस करें, ताकि टीचर ये पता लगा पाए कि बच्चे को कितना आता है और कितना नहीं आता है। जैसे कि टीचर को अगर कुछ एडवांस कंसेप्ट समझाना है जिसमें मल्टीप्लिकेशन यूज होती है, तो टीचर 4x5 बच्चे से पूछ सकता है कि कितना होता है, और अगर बच्चा 20 बताता है तो टीचर को ये क्लियर हो जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन का जो फंडा है बच्चे को क्लियर है। नेक्स्ट है कि हमें बच्चों की मिसकंसेप्शंस जानने के लिए भी कुछ एक्टिविटीज का यूज करना चाहिए, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि बच्चों के जो कंसेप्ट्स गलत हैं वो कौन कौन से हैं और वो गलत क्यों हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन बच्चों में होती है कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट हमेशा बड़ा आता है। लेकिन इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए हम बच्चों को ये टेस्ट दे सकते हैं कि 0.2 और 0.3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 आता है, और वो 0.06, 0.2 और 0.3 दोनों से छोटा है। तो ऐसा कुछ शो करके हम बच्चों की ये मिसकंसेप्शन के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमेशा बड़ा नंबर आता है, उसको हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन, कि मैथमेटिक्स क्लासरूम में एम्फेसिस किस चीज पे प्लेस किया जाता है? मैथमेटिकल कंटेंट, प्रोसेस एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, या मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स एंड प्रोसेसेस। मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से बताया था कि मैथमेटिकल क्लासरूम में एक अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए हमें तीन चीजों पे फोकस करना है। मैथमेटिकल कंटेंट, चीजों को जिस तरीके से किया जाता है, जिस प्रोसेस से किया जाता है, तो प्रोसेस, और रीजनिंग, कि कुछ चीजें किस तरह से क्यों होती हैं उसके पीछे का रीजन बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल pentominoes using 5 squares and then further explore the number of possible hexaminoes and so on. These type of activities help the child too.
बेसिकली सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पेंटोमिनोज और हेक्सामिनोज क्या होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पेंटामिनोज ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम 5 ब्लॉक्स यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। इनको किसी भी शेप में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, बस इनका नंबर 5 होना चाहिए, क्योंकि पेंटो स्टैंड्स फॉर 5। ऐसे ही हेक्सा स्टैंड्स फॉर 6। तो हेक्सामिनोज में 6 ब्लॉक्स होंगे। तो बेसिकली टीचर ने क्या कहा है कि वो स्क्वायर्स में पेंटामिनोज को अरेंज करें और फिर हेक्सामिनोज को अरेंज करें, और ये पता लगाएं कि एक स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ पेंटामिनोज या हेक्सामिनोज आ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसी जो एक्टिविटी टीचर बच्चों को देती है उसका फायदा क्या है। ठीक है, अब बच्चे जब ये डिफरेंट शेप्स होंगी 5 ब्लॉक्स की, एक ये शेप होगी, एक ये शेप होगी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये प्लस डॉक्टर वाले साइन की शेप बना दी है, ये एक टी बनाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होंगी जो बच्चे स्क्वायर में 5 ब्लॉक्स के साथ बना सकते हैं। अब इन शेप्स को जब बच्चे 5 ब्लॉक्स यूज करके एक स्क्वायर में बनाएंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। ऑप्शंस है इंप्रूव द ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन नंबर, पैटर्न एंड शेप्स। अब आप दूसरा ऑप्शन देखिए कि रिलेशन बिटवीन नंबर, पैटर्न एंड शेप्स। हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, हम ये बेसिकली सीख रहे हैं कि हम कैसे एक स्क्वायर में डिफरेंट शेप्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होना चाहिए। फिर भी एक बार हम ऑप्शन नंबर 3 और 4 देख लेते हैं। इंप्रूव एनालिटिकल एबिलिटी, ये सही है, ऐसा नहीं है कि इस एनालिटिकल एबिलिटी नहीं बढ़ेगी, लेकिन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ज्यादा सही है, क्योंकि मेन आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर, पैटर्न एंड शेप्स, कि आप शेप्स को कैसे एक स्क्वायर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन है इंप्रूव स्पेटियल एबिलिटी। स्पेटियल एबिलिटी होती है कि आप कैसे किसी जगह में जो स्पेस है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कि कैसे आप अपने ड्राइंग रूम में फर्नीचर, डाइनिंग टेबल या बाकी चीजों को लगा सकते हैं ताकि स्पेस की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन इसको हम स्पेटियल एबिलिटी नहीं बोलेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही है कि हम डिफरेंट शेप्स को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी को डेवलप कर रहे हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर कंडक्टेड अ डिबेट इन क्लास ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, 0 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर। शी एनकरेज्ड एवरी चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिज हर व्यू ऑन द टॉपिक, द टीचर इज। कि टीचर क्लास में एक डिबेट कंडक्ट करवाती है कि 0 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर, और उसने बच्चों को एनकरेज किया कि वो फ्रीली अपने व्यूज को एक्सप्रेस करें। टीचर ऐसा करके क्या कर रही है, मेकिंग हर क्लासरूम मोर कम्युनिकेटिव एंड रिफ्लेक्टिव। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिबेट करने से बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं और उनमें रिफ्लेक्टिव स्किल्स भी डेवलप होती हैं, क्योंकि वो अपने अंदर रिफ्लेक्ट करना सीख जाते हैं कि क्या जो वो सोच रहे हैं वही सही है, या दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो डिबेट से कम्युनिकेटिव और रिफ्लेक्टिव स्किल्स डेवलप होती हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली टीचर ए और टीचर बी के पढ़ाने का तरीका दिया गया है। टीचर ए लीनियर इक्वेशन को कैसे पढ़ा रहा है, टिक टेक 6 ऑन अदर साइड, के आप 6 को दूसरी साइड ले जाइए, चेंज द साइन ऑफ 6 एंड एड 10, गेट 2x इक्वल टू 16, टेक 2 ऑन द अदर साइड एंड डिवाइड, गेट x इक्वल टू 8। तो ये टीचर ए का तरीका है, जबकि टीचर बी कैसे एक कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ा रहा है। इक्वेशन ऑलवेज मेंटेन्स इक्वालिटी, सो द सेम ऑपरेशन विद द सेम नंबर कैन बी परफॉर्म्ड ऑन बोथ द साइड्स टू मेंटेन इक्वालिटी। के इक्वेशन हमेशा इक्वल रहती है, तो अगर हम एक नंबर को दूसरी साइड लेके जाते हैं तब भी इक्वेशन इक्वल, मतलब इक्वेशन इक्वालिटी मेंटेन करती है। हाँ, हमें साइन चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह से वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बना के इस इक्वेशन को सॉल्व करता है। तो आप देख रहे हैं कि टीचर ए और टीचर बी के पढ़ाने का जो तरीका है बिल्कुल अलग है। टीचर बी बहुत कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ा रहा है, जबकि टीचर ए थोड़ा मैकेनिकल तरीके से पढ़ा रहा है कि बस ये स्टेप्स कर लो और इसको सॉल्व कर लो। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट। तो इससे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं,
टीचर ए एम्फेसिस ऑन इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग व टीचर बी एम्फेसिस ऑन रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही बिल्कुल निशाने पे है, क्योंकि टीचर ए समझाने पे जोर नहीं दे रहा है, सिर्फ मैकेनिकल और प्रोसीजरल स्टेप्स बता रहा है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग है। जबकि टीचर बी बिल्कुल कंसेप्ट पे ध्यान दे रहा है, तो ये रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। To help students writing proofs on geometrical theorems, Mr. Mashi divided the class into small groups and asked groups to evolve the proof of the theorem by mutual discussion. His objective of using this strategy is कि क्लास में एक ज्योमेट्रिकल थ्योरम को पढ़ाने के लिए टीचर ने बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उनको बोला कि आप इस ज्योमेट्रिकल थ्योरम का प्रूफ ढूंढिए, आपस में डिस्कशन कीजिए, ठीक है, आपस में एक दूसरे के व्यूज को समझिए और फिर इसका प्रूफ ढूंढिए। तो ये जो टीचर ने स्ट्रैटेजी यूज की है बच्चों को ग्रुप में बांटकर पढ़ाने की, ये वो क्यों यूज कर रहे हैं? पहली ऑप्शन है टू एंगेज द स्टूडेंट्स इन डिस्कशन एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग, कि स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करें और इंडिपेंडेंट लर्निंग करें। ये गलत है, क्योंकि जब ग्रुप में ही बांट दिया तो लर्निंग इंडिपेंडेंट रहेगी ही नहीं, वो ग्रुप लर्निंग हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन है टू कंपेल द स्टूडेंट्स टू ओपन द टेक्स्ट बुक्स, रीड द प्रूफ्स एंड अंडरस्टैंड ऑन देयर ओन, ये भी गलत है। टू एंगेज स्टूडेंट्स इन कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये बिल्कुल सही है। ऐसा करके टीचर बच्चे को कोलैबोरेटिव लर्निंग की तरफ जाने के लिए कह रही है कि अगर बच्चे ग्रुप में एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के व्यूज को समझेंगे और म्यूचुअली कुछ चीज डिसाइड करेंगे, तो इसमें उनमें कोलैबोरेटिव लर्निंग की कैपेबिलिटीज डेवलप होंगी। चलिए क्वेश्चन अगेन डिस्कस करते हैं, सिमिलर टू ऑलरेडी डिस्कस क्वेश्चन है। अ डिबेट वाज कंडक्टेड इन मैथमेटिक्स पीरियड ऑफ क्लास 5th ऑन 0 इज द मोस्ट पावरफुल नंबर। दिस एक्टिविटी एनकरेज द चाइल्ड टू, के क्लास में बेसिकली टीचर ने एक्टिविटी करवाई कि 0 इज द मोस्ट पावरफुल नंबर। ये एक्टिविटी से बच्चों को टीचर किस चीज के लिए एनकरेज कर रही है? कोलैबोरेट विद फ्रेंड्स, शायद हाँ, लेकिन ये डिबेट है, कोलैबोरेटिव लर्निंग नहीं है, तो ये एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। एनालाइज एंड कम्युनिकेट बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था कि डिबेट से हमारे में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, रिफ्लेक्टिव स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है बेसिकली कि टीचर ने क्लास में एक मैथ वॉल बनाई और मैथ वॉल पे सब स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए और हर स्टूडेंट को उस मैथ वॉल पे कुछ ना कुछ लिखने के लिए बोला, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए बोला। तो बच्चों ने, जैसे अंकित ने लिखा 25 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 5, अंकुर ने लिखा 0 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 0। तो ऐसे हर बच्चे को कुछ ना कुछ लिखकर अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का मौका दिया गया। तो ये एक्टिविटी कैन हेल्प टीचर टू, कि ये एक्टिविटी करने से टीचर को क्या हेल्प मिलेगी या ये एक्टिविटी टीचर क्यों करवाएगी? मेक द क्लासरूम एनवायरमेंट नॉइज फ्री, नहीं, ऐसा तो नहीं है। एंगेज द स्टूडेंट्स फॉर नेक्स्ट 2 days इन सम मैथमेटिकल वर्क, शायद ये इसका आंसर हो सकता है, पर वॉल बनाने से कोई बहुत बड़ी एंगेजमेंट नहीं हो जाएगी, बच्चे को ये चीज लिखने में ज्यादा से ज्यादा 2 या 5 मिनट लगेंगे। गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्रेशन टू एवरी चाइल्ड एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जब बच्चा अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को इस वॉल पे रिप्रेजेंट करेगा तो कहीं ना कहीं उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगी, वो अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका यूज करेगा और अपने थॉट्स को इस वॉल पे एक्सप्रेस करेगा, और बाकी बच्चे भी दूसरों ने जो लिखा है उस चीज को पढ़कर उससे लर्निंग कर पाएंगे। तो बेसिकली इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। After explaining the operation of subtraction in class 2nd, teacher drew the following diagram on the board and asked the students to fill in the circles. कि जब टीचर ने सब्सट्रैक्शन के ऑपरेशन के बारे में समझा दिया तो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे ये डायग्राम बना दी जिसमें बहुत सारे खाली डब्बे दे दिए गए और सेंटर में 10 लिख दिया गया और हर डब्बे को दूसरे डब्बे से कनेक्ट करते हुए एक ऑपरेशन को डिफाइन कर दिया। द पर्पज ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, कि इस एक्सरसाइज का क्या पर्पज है? स्ट्रेंथन द स्किल ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा करने से जब टीचर बच्चे को एक एक्सरसाइज देगी तो बच्चे की एडिशन और सब्सट्रैक्शन की स्किल ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज से स्ट्रेंथन होगी। तो मेरे हिसाब से एक ऑप्शन सही है, पर एक बार हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। समेटिव असेसमेंट नहीं, समेटिव असेसमेंट यूनिट के एंड में होती है, ये तो टीचर ने जस्ट पढ़ाने के बाद ही इस चीज को बच्चों को करने के लिए कहा, तो ये तो एक तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकती है, तो समेटिव असेसमेंट इसका आंसर नहीं है। अरेंजिंग फन एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट्स,
शायद कुछ सही आंसर हो सकता था, लेकिन अगेन तीसरा ऑप्शन सही भी है लेकिन पहले से कम सही है, तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन ही सही आंसर है। मैथमेटाइजेशन ऑफ माइंड, ये भी सही आंसर हो सकता था, लेकिन मैथमेटाइजेशन ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं हम आपके कंसेप्ट को डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा डेली लाइफ से कोई रिलेशन नहीं बनाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास फोर्थ रेफर्स टू मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम, कि इनमें से कौन सी प्रॉब्लम एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम मानी जाएगी। ड्रॉ द फ्लैग ऑफ इंडिया एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फ्लैग, कि आप इंडिया का फ्लैग बनाइए और उसमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री ढूंढिए। ये बिल्कुल सही है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम मानी जाएगी, क्योंकि फ्लैग ऑफ इंडिया आपका सोशल साइंस का टॉपिक बन जाएगा और उसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री जो आप ढूंढेंगे वो आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैथमेटिक्स को सोशल साइंस से जोड़ा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से पहली ऑप्शन एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम ही है। दूसरी ऑप्शन, ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ गिवन फिगर, नहीं, ये तो कोई रिलेशन नहीं है इसका, साइंस से थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अगेन पहला ऑप्शन ज्यादा सही है। हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ गिवन फिगर, ये भी सीधा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ गिवन ज्योमेट्रिकल फिगर, ये भी सीधा मैथमेटिकल प्रॉब्लम ही है, इसका किसी और सब्जेक्ट से रिलेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जहां पे मैथमेटिक्स को सोशल साइंस से इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो अभी तक बेसिकली हमने ये पढ़ा है कि कैसे हम किसी लर्निंग एक्सपीरियंस को अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मान सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैसे हम लर्नर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस में ताकि उनका लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा हो। अब हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि कैसे जो बच्चे होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल नीड्स होते हैं, हम उनको कैसे एक अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं ताकि उनका लर्निंग एक्सपीरियंस भी अच्छा हो। तो लर्निंग विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में बेसिकली हम दो टाइप के बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकली हैंडीकैप्ड और लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। फिजिकली हैंडीकैप बच्चे वो होते हैं जिनके शरीर में कुछ ना कुछ फिजिकल वीकनेस होती है, जैसे कि विजुअली ब्लाइंड होना, कान से ना सुन पाना, ठीक है। तो कोई भी ऐसा बॉडी का फिजिकल पार्ट जो वीक है या फिर टूटा हुआ है या फिर काम नहीं कर रहा, वो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के अंडर आते हैं। दूसरा है लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज थोड़ी माइंड से रिलेटेड होती हैं, कि जिन बच्चों का थोड़ा आईक्यू कम है या फिर जिन बच्चों में कुछ स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, तो ये सब लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंडर आता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि कैसे हम ऐसे बच्चे जिनमें कुछ स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए हम इंस्ट्रक्शन को या पढ़ाने के तरीके को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए या बच्चों के लिए। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे वो होते हैं जो या तो पूरी तरह ब्लाइंड हो या फिर जिनकी आईसाइट बहुत ज़्यादा हो, या बहुत ज़्यादा मतलब वीक हो, कि उनको बहुत हाई रेजोल्यूशन स्पेक्स की ज़रूरत पड़ती हो, ठीक है, या फिर उनको कम दिखता हो, ठीक है। तो या तो कम दिखने वाले या फिर जिनको बिल्कुल ना दिखता हो, तो ऐसे बच्चों को आप कैसे कुछ स्पेशल वे में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ताकि ये बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह एक्सेल कर पाए। सबसे पहले तो अगर आपकी आईसाइट कम है या नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए आप जब भी ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखें तो आप उसको साथ साथ बोलते रहें, ताकि ये बच्चे अगर देख नहीं सकते कम से कम सुन तो पाए कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या समझा रहा है, ठीक है। प्रेजेंट सब्जेक्ट कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन ऑरली, पहले पॉइंट से रिलेटेड है कि जो भी आपको चीजें पढ़ानी है आप उनको ऑरली पढ़ाएं रेदर देन राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। रीडिंग अलाउड, अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं तो आप ऊंची ऊंची उस चीज को पढ़िए ताकि बच्चे उस चीज से रिलेट कर पाए, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। असाइन वर्क टू लर्नर्स इन ग्रुप्स, कई बार कुछ एक्सपेरिमेंट्स मॉडल्स आप ग्रुप्स में असाइन कर सकते हैं ताकि ये बच्चे भी दूसरे बच्चों के साथ मिलकर चीजों के बारे में सीखें। इफ पॉसिबल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ व्हाट यू हैव रिटन ऑन द बोर्ड टू द लर्नर, कि अगर पॉसिबल हो तो आप उनको एक कॉपी दें जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, ताकि अगर उनकी आईसाइट वीक है तो एटलीस्ट वो कॉपी को अपनी आंखों के करीब रखकर उन चीजों को पढ़ पाए, समझ पाए। और विजुअली इंपेयर्ड लोगों की बेसिकली एक और जो खासियत है, मतलब जिससे पता लगता है कि ये बच्चे विजुअली इंपेयर्ड हैं, कि वो लोग टाइम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो टीचर के लिए ये असेस करना कि बच्चा विजुअली इंपेयर्ड है या नहीं, मतलब उसकी आईसाइट में कुछ खराबी है या नहीं,
तो कहीं ना कहीं टीचर ये टेस्ट करने के लिए बच्चे को टाइम दिखाकर पूछ सकते हैं कि टाइम क्या हुआ है। अगर बच्चा टाइम नहीं सही बताता है, जबकि उसको आना चाहिए, मतलब उसको समझ आ गई है लेकिन वो घड़ी देखकर नहीं बता पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके विजुअल रिफ्लेक्सेस में प्रॉब्लम है, मतलब उसका माइंड विजुअल चीजों के साथ कोरिलेट नहीं हो रहा है। दूसरे टाइप के जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं वो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे वो होते हैं जो कान से अच्छे से सुन नहीं पाते, या तो कम सुनते हैं या बिल्कुल नहीं सुन पाते। तो ऐसे बच्चे के लिए टीचर साइन लैंग्वेज यूज कर सकती है। आपने टीवी में भी अक्सर देखा होगा कि जो लोग सुन नहीं पाते वो साइन लैंग्वेज को समझ लेते हैं, तो ऐसे टीचर स्कूल में होने चाहिए जो साइन लैंग्वेज से बच्चों को बढ़ा पाए। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। जब बच्चे को आप कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे तो बच्चा उस चीज को देखकर समझ जाएगा, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन में आपको ज्यादा बोलने की या सुनने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पाते, इनको मोर अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, क्योंकि इनकी आंखें तो बिल्कुल सही हैं, ये बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप ऐसे बच्चों को वीडियो लेसन्स के थ्रू भी समझा सकते हैं, क्योंकि वीडियो में जब वो पिक्चर्स को, ग्राफिक्स को देखेंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। ऐसे बच्चों को असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, क्योंकि कई बार जब टीचर कुछ बोल रहा होता है तो ये बच्चे आसानी से सुन नहीं पाएंगे, या तो लिप रीड करेंगे या साइन लैंग्वेज से समझेंगे, तो क्वेश्चन समझने में इनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए इनको असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए। मेकिंग यूज ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोचेस फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। अगेन, टीचर जो भी क्लास में पढ़ा रहा है, अगर उसको मल्टीमीडिया रिसोर्सेज को यूज करके विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है तो ये बच्चे उस कंटेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे हमने दो टाइप के बच्चे डिस्कस किए हैं, विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड। दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे ओरल तरीके से ज्यादा अच्छा समझेंगे, जबकि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो कि सुन नहीं सकते हैं, ओरल तरीके से चीजों को नहीं समझ पाएंगे, उनको ज्यादा चीजें दिखाकर ही समझानी पड़ेंगी, या तो उनको पढ़ने के लिए बुक दीजिए या डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए या साइन लैंग्वेज यूज कीजिए। पर कहीं ना कहीं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को अपनी आंखों का ज्यादा इस्तेमाल यूज करके चीजों को समझना है, जबकि विजुअली इंपेयर्ड लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने कानों का यूज करके चीजों को समझना है। तो हमने बीच में आपको यह बताया था कि हम बेसिकली दो टाइप के बच्चों की इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हैं फिजिकली हैंडीकैप, दूसरे हैं चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे जो कि विजुअली और हियरिंग इंपेयर्ड हैं, उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब वो बच्चे कौन से होते हैं जिनको हम लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे बोलते हैं? लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे वो होते हैं जिनके कहीं ना कहीं या तो आईक्यू में कमी होती है, या फिर उनका आईक्यू नॉर्मल होता है, लेकिन उनके ब्रेन में कुछ ऐसी स्पेशल प्रोसेसिंग होती है जिनके वजह से वो कुछ चीजों को समझ नहीं पाते। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज में बेसिकली डिसलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसमॉर्फोफोबिया और एडीएचडी आता है। ये सारी चीजें हम जो पेडागोजी है, जनरल पेडागोजी है, उसमें समझा चुके हैं, इसलिए मैथ्स की पेडागोजी में इसको दोबारा से समझाने का कोई पॉइंट नहीं है। चीजें सेम ही है, थोड़ी बहुत एप्लीकेशन चेंज हो जाती है। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज को आप मोस्ट प्रॉब्ली ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। पेडागोजी में एक यूनिट था आपका एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी बोलते हैं। वहां पे हमने ये सारा कवर किया है। तो अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज उस यूनिट में जाके इस टॉपिक को आप दोबारा से देख सकते हैं। चलिए, अब कुछ पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि इस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की जो इंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन है, अ चिल्ड्रन एग्जिबिटिंग डिफिकल्टी इन सॉर्टिंग, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स, ओरिएंटिंग नंबर्स एंड शेप्स एंड टेलिंग टाइम एंड मेजरमेंट मे हैव डिसकैल्कुलिया विद डिफिकल्टी इन। कि एक बच्चा जो कि सॉर्ट नहीं कर पा रहा है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, टाइम नहीं देख पा रहा है, चीजों को मेजर नहीं कर पा रहा है, तो उसको डिसकैल्कुलिया के साथ साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो जो ये प्रॉब्लम्स हैं कि बच्चा सॉर्ट नहीं कर पा रहा है, नंबर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो जो भी प्रॉब्लम्स नंबर्स रिलेटेड होती हैं उसको हम डिसकैल्कुलिया बोलते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि बच्चा शेप्स को नहीं समझ पा रहा है, टाइम नहीं बता पा रहा है या समझ पा रहा है कि घड़ी में टाइम कैसे देखना है, तो उसको बेसिकली डिसकैल्कुलिया के साथ साथ क्या प्रॉब्लम है? अब देखिए, वो टाइम नहीं देख पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी विजुअल रिफ्लेक्सेस या विजुअल
कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर हम इसमें से ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, वो गलत है। दूसरा है विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन, तीसरा है विजुअल स्पेशियल स्किल्स और चौथा है विजुअल मेमोरी। विजुअल मेमोरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर दूसरे या तीसरे में से है। लेकिन विजुअल स्पेटियल स्किल्स बेसिकली होती हैं अगर आप विजुअली ये ना डिसाइड कर पाएं कि आपको स्पेस को कैसे यूज करना है। स्पेस मतलब जैसे कि आपने ड्राइंग रूम में सोफा लगाना है, डाइनिंग टेबल लगाने हैं, कर्टन लगाने हैं, और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप किस साइड सोफा लगाएंगे, किस साइड डाइनिंग टेबल लगाएंगे ताकि स्पेस का मैक्सिमम यूज कर पाए, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पेटियल स्किल्स में प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि आप शेप्स को नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं और आप टाइम नहीं बता रहे हैं। तो ये तो क्लियर कट आपकी विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है कि आप जो भी देख रहे हैं वो अपने माइंड से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ अ लर्नर इज हैविंग प्रॉब्लम विद नंबर्स एंड कैलकुलेशंस शी मे बी हैविंग डिसेबिलिटी नोन एज, कि अगर किसी को नंबर्स से प्रॉब्लम है, नंबर्स को पढ़ने या हैंडल करने में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है, तो वो किस डिसेबिलिटी से गुजर रहा है। इसका आंसर डिसकैलकुलिया है। ये अगेन इस वीडियो में हमने आपको नहीं समझाया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, हम अर्लियर जनरल पेडागोजी में कवर कर चुके हैं। तो लेकिन अगेन मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम नंबर से रिलेटेड है या कैलकुलेशन से रिलेटेड है, वो बेसिकली डिसकैलकुलिया के अंडर आती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 डिसकैलकुलिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ चाइल्ड ऑफ प्राइमरी क्लास इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन नंबर, ऑपरेशन सिंबल्स, कॉइन्स एंड क्लॉक हैंड्स। दिस इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड हैज प्रॉब्लम रिगार्डिंग, कि एक प्राइमरी क्लास में बच्चा नंबर्स, सिंबल्स, कॉइन्स और क्लॉक हैंड्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। दिस इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड हैज प्रॉब्लम रिगार्डिंग। तो बेसिकली अगेन मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं ये क्वेश्चन करने के लिए। बच्चा क्लॉक हैंड्स मतलब टाइम अच्छे से नहीं देख पा रहा है, घड़ी की सुइयों को नहीं पहचान पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी विजुअल प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है। मैं आपको ये पहले से अच्छे से बता चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए कि बच्चे में विजुअल प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है, इसीलिए वो इन चीजों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, पर कभी कभार हमें सीधा साधा हिंट भी मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बहुत क्लियर कट बताया है कि अगर बच्चा टाइम नहीं देख पा रहा है तो उसमें विजुअल रिफ्लेक्सेस या विजुअल प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है। अब यहां पे क्लियरली दिया है कि बच्चा क्लॉक हैंड्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, मतलब बच्चा टाइम नहीं देख पा रहा है। तो सीधा सा हमें फंडा अपनाना है कि हमें विजुअल वर्ड ऑप्शंस में ढूंढना है। अगर दो ऑप्शंस में विजुअल वर्ड होगा तो हमें उनमें से आंसर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन यहां पे एक ही ऑप्शन में विजुअल वर्ड है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम मैथमेटिक्स को पजल्स, रिडल्स और ट्रिक्स के थ्रू पढ़ा के मैथमेटिक्स को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं, ताकि बच्चों का मैथमेटिक्स के प्रति जो एटीट्यूड है वो चेंज हो, वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट शो करें और मैथमेटिक्स को एंजॉय करें। देखिए, अब बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि मैथमेटिक्स एक बोरिंग सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक लाइफलेस सब्जेक्ट है, जिसमें कोई लाइफ नहीं है, जिसको करने में कोई मजा नहीं है, बस इसको करते रहो, रट्टा मारते रहो और नंबर ले आओ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्लास में ये होना चाहिए कि अगर बच्चा ये फील कर रहा है कि मैथमेटिक्स एक बोरिंग सब्जेक्ट है, तो वो मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाए, क्योंकि जब तक बच्चे का किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा वो उस सब्जेक्ट में एक्सेल नहीं कर पाएगा। तो टीचर को ये करने के लिए कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवानी चाहिए, जैसे कि रिडल्स, पजल्स और ट्रिक्स। अब हम इन तीनों रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे कि ये तीनों रिक्रिएशनल एक्टिविटीज क्या होती हैं और कैसे हम इन रिडल्स, पजल्स और ट्रिक्स को यूज करके मैथमेटिक्स को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मैथमेटिकल ट्रिक्स क्या होती हैं। मैथमेटिकल ट्रिक्स मतलब कुछ ऐसी ट्रिक्स जो बच्चों को मैजिक या जादू की तरह लगे। अब सपोज कीजिए टीचर ने बच्चे को क्लास में कहा कि वो कोई भी नंबर सोचे, उसमें 2 ऐड करे और फिर 5 से मल्टीप्लाई किए करे। सपोज बच्चे ने नंबर 2 सोचा, उसने 2 में 2 ऐड किए, 4 हो गया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 हो गया। और टीचर ने फिर बच्चे को कहा कि ये चीजें करके जो उसका नंबर आया है वो बच्चा टीचर को बताए और टीचर उसको बच्चे का ओरिजिनल नंबर बता देगी। अब सपोज कीजिए बच्चे ने बताया कि उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो 20 आया है, तो टीचर फटाक से बता देगी कि जो बच्चे ने ओरिजिनल नंबर सोचा था वो 2 सोचा था।
टीचर के लिए बहुत आसान था। टीचर ने 20 को 5 से डिवाइड किया, क्योंकि बच्चे ने मल्टीप्लाई किया था तो 4 आ गया। फिर बच्चे ने ऐड किया था, टीचर ने माइनस कर दिया, 2 को 2 आ गया। तो टीचर ये ओरिजिनल नंबर पे आसानी से पहुंच गई। तो टीचर के लिए बहुत आसान था, लेकिन बच्चे को ये मैजिकल ट्रिक से कम नहीं लगेगा। और जब टीचर ऐसा करके बच्चे को दिखाएगी तो बच्चे का मैथ्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट है पजल्स, जिसको हम ब्रेन टीजर्स भी बोलते हैं। पजल्स बेसिकली ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको बहुत सारी चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं, बहुत सारा सोचना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, उससे आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। अब सपोज कीजिए आप बच्चे को ये अलग अलग ब्लॉक्स दे दें, जैसे कि यहाँ पे पड़े हैं, और बच्चे को इन ब्लॉक्स को जोड़कर ये एनिमल बनाने के लिए बोलें, तो बच्चे को ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम लगेगा। बच्चे को डिफरेंट परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा करने से वो बोर नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट पैदा होगा। तो टीचर को भी क्लास में कुछ ऐसे ही मैथमेटिकल पजल्स यूज करने चाहिए ताकि बच्चे का मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट जागे और बने। नेक्स्ट आता है रिडल्स। रिडल्स क्या होती हैं? रिडल्स बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके क्लेवर या सरप्राइजिंग आंसर्स होते हैं। मतलब थोड़ा हट के सोचना पड़ता है रिडल्स को सॉल्व करने के लिए। अब सपोज कीजिए किसी ने पूछा कि हम 6 और 8 के बीच में कौन सा मैथमेटिकल सिंबल डाल सकते हैं ताकि जो हमें नंबर मिले वो 6 से बड़ा हो, 8 से छोटा हो। अब बहुत बच्चे ये सोचने लग जाएंगे, वो सोचेंगे कि मैं 6 और 8 के बीच में प्लस डाल देता हूं, लेकिन जो ये नंबर आएगा 14, ये 6 से तो बड़ा है लेकिन 8 से भी बड़ा है, लेकिन 8 से छोटा होना चाहिए था। हमें नंबर चाहिए 6 और 8 के बीच में। फिर बच्चे ट्राई करेंगे 6 माइनस 8, कि हम 6 और 8 के बीच में माइनस ऑपरेटर डाल दें, आंसर आ जाएगा -2। ये 8 से तो छोटा है लेकिन 6 से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन -2 6 से भी छोटा है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, एक क्लेवर आंसर चाहिए। तो वो आंसर क्या है कि आप 6 और 8 के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर डेसिमल डाल दें, वो आपका नंबर बन जाएगा 6.8। 6.8 6 से भी बड़ा है, 8 से भी छोटा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे एक क्वेश्चन का क्लेवर आंसर है, और ये क्लेवर आंसर ही इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई नॉर्मल आंसर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है कि प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये ऑपरेटर यूज करके आप आंसर नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम रिडल्स कहते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक कुआं है जिसमें एक फ्रॉग गिरा हुआ है। कुएं की जो लंबाई है, मतलब डेप्थ है, वो 20 मीटर है। फ्रॉग है जो डेली 6 मीटर ऊपर जाता है लेकिन रात को 4 मीटर नीचे आ जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि फ्रॉग को वेल में से निकलने के लिए कितने दिन लगेंगे। अब एक बच्चा जो नॉर्मल तरीके से सोचेगा कि फ्रॉग 6 मीटर ऊपर जाता है, 4 मीटर नीचे आ जाता है, तो हर दिन वो 2 मीटर ऊपर जा रहा है, और उसको 20 मीटर ऊपर जाना है, तो 20 मीटर ऊपर जाने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे? 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 10, कि उसको 10 दिन लगेंगे। लेकिन नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। ये सही है कि फ्रॉग एक दिन में 2 मीटर ऊपर जाता है, तो 7 दिन में वो कितना चला जाएगा? 7 इंटू 2 इक्वल टू 14। तो 7 दिन में वो 14 मीटर ऊपर चला जाएगा, ऊपर चढ़ेगा गिरेगा, ऊपर चढ़ेगा गिरेगा, लेकिन 7 दिन में 14 मीटर ऊपर चला जाएगा। 8वें दिन वो सीधा 6 मीटर की छलांग मारेगा। 14 प्लस 6 कितना हो गया? 20। तो 8वें दिन वो वेल के बाहर निकल आएगा, वो 20 मीटर कवर कर लेगा, क्योंकि जब वो बाहर आ गया तो रात को गिरेगा नहीं। तो 8वें दिन ही उसने 20 मीटर के कुएं से बाहर आने का कार्यक्रम कर लिया है। तो इसका आंसर 8th डे होगा, 10th डे नहीं। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आंसर है वो क्लेवर आंसर है। थोड़ा हट के सोचना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, और इन क्वेश्चंस से बच्चे का सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है। अब अगर हम किसी बच्चे को मैथमेटिकल रिडल्स, पजल्स या ट्रिक से समझा रहे हैं तो उसके बेनिफिट क्या हैं? एक तो बच्चे में मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, वो कंसेप्ट को अच्छे से समझने लगेगा, कंसेप्ट डेवलपमेंट की स्किल बढ़ेगी, उसका मैथ्स के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा क्योंकि मैथ्स में उसका इंटरेस्ट जागने लगेगा, और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ेंगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके हमारे में कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करती हैं।
अब हम लेसन प्लानिंग के बारे में पढ़े थे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा बेसिकली वो रिलेटेड था लर्निंग एक्सपीरियंसेस से, कि कैसे हम बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं ताकि बच्चा सब्जेक्ट को एंजॉय करे। अब हम पढ़ेंगे कि हम कैसे लेसन प्लानिंग कर सकते हैं ताकि हम लेसन को इस तरह से प्लान करें ताकि बच्चे को हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझाएं, उसको कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवाएं जिससे उसको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि टीचर को क्लास में लेसन प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। लेसन प्लानिंग में बेसिकली हमें 3 एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना होता है। प्लान फॉर द होल ईयर, कि हम सारे साल में जो सिलेबस कवर करना चाहते हैं वो क्या सिलेबस कवर करना चाहते हैं और उनको हम कैसे डिवाइड करना चाहते हैं। फिर होता है यूनिट प्लान, कि हम हर यूनिट को कवर करने के लिए क्या प्लान बनाना चाहते हैं, एक यूनिट में कितने चैप्टर्स होंगे, हर चैप्टर को कितना टाइम दिया जाएगा, तो ऐसे करके हर यूनिट का प्लान बनता है। और फिर आता है लेसन प्लान। हर यूनिट में जो चैप्टर्स होते हैं उन हर चैप्टर्स पे एक डिफरेंट डिफरेंट प्लान बनाया जाता है जिसको कि हम लेसन प्लान बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्लानिंग कैसे हायर अप में एक पूरे ईयर का प्लान बनता है, फिर एक यूनिट का प्लान बनता है और फिर उस यूनिट के अंदर जो जो लेसन हैं हर लेसन का भी प्लान बनता है। तो शुरू करते हैं एनुअल प्लानिंग से। तो बेसिकली एनुअल प्लानिंग क्या होती है? एनुअल प्लानिंग में बेसिकली टीचर साल के शुरू में ये डिसाइड करता है कि वो अपने लर्नर्स को साल के एंड में क्या अचीव करवाना चाहता है या चाहती है, कि लर्नर्स को साल के एंड में जाकर क्या क्या कंसेप्ट समझ आ जाने चाहिए। ये एनुअल प्लानिंग का मेन मुद्दा होता है। तो इसके लिए टीचर को बेसिकली क्या क्या सोचना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो टीचर को यह जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों को ऑलरेडी क्या आता है, क्योंकि आप जब भी कोई नई चीज पढ़ाएंगे तो उसका बेस पुरानी चीज से रिलेटेड होता है। तो अगर बच्चे कहीं ना कहीं पुरानी चीज में वीक हैं तो टीचर को उस कंसेप्ट पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये आता है, हाउ मच डू आई एक्सपेक्ट देम टू अकम्प्लिश बाय द एंड ऑफ द ईयर, कि टीचर की क्या मतलब एक्सपेक्टेशन है, टीचर क्या चाहती है कि बच्चे साल के एंड तक कितनी चीजें सीख जाएं और कितनी प्रोफिशिएंसी, मतलब वो इन चीजों में कितने एक्सपर्ट बन जाएं। थर्ड क्वेश्चन आता है कि टीचर को जो जो कंसेप्ट समझाने हैं पूरे साल में उसको टीचर कैसे सीक्वेंस करे ताकि बच्चे स्टेप बाय स्टेप सारे कंसेप्ट को समझ जाएं। फोर्थ पॉइंट है, हाउ शुड आई डिस्ट्रीब्यूट द टोटल सिलेबस ड्यूरिंग द ईयर, कि वो टोटल सिलेबस को एक साल में कैसे डिवाइड करे। क्या फर्स्ट यूनिट में कम चैप्टर्स डाले ताकि धीरे धीरे शुरू किया जाए और बाद में स्पीड पकड़ी जाए, या फिर फर्स्ट यूनिट में ज्यादा चैप्टर्स डाले जाएं ताकि बच्चों को शुरू से ही हार्ड वर्क और मेहनत की आदत डाल दी जाए और एंड में बच्चों के लिए ज्यादा काम ना बचे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो टीचर को एनालाइज करने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं, और यही एनुअल प्लानिंग का पार्ट है। अब डिस्कस करेंगे यूनिट प्लानिंग के बारे में। तो यूनिट प्लानिंग में टीचर को क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो टीचर को कंटेंट एनालिसिस फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ की आइडियाज, कंसेप्ट, वैल्यूज एंड स्किल्स, मतलब टीचर को सारे कंटेंट को एनालाइज करके ये पता लगाना होता है कि कौन से ऐसे की आइडियाज हैं, की टर्म्स हैं, की कंसेप्ट्स हैं जिनको टीचर को बच्चों को समझाना है। इसके लिए टीचर कंसेप्ट मैप का भी यूज कर सकती है। हम कंसेप्ट मैप के बारे में आपको वीडियो के आने वाले पार्ट में बताएंगे। दूसरा है यूनिट क्वेश्चंस। टीचर को यह भी डिसाइड करना होता है कि वो किन क्वेश्चंस को हर यूनिट में डिस्कस करेगी ताकि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी डेवलप हो। फिर बात आती है रेलेवेंट पैडागोजिकल प्रोसेसेस एंड स्ट्रेटजीज अडेप्टेड फॉर इफेक्टिव लर्निंग, कि टीचर किन स्ट्रैटेजीज और एक्टिविटीज को यूज करेगी ताकि बच्चों का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो। मतलब टीचर बच्चों को क्या बुक्स से पढ़ाएगी या वीडियोस के थ्रू पढ़ाएगी या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवाएगी या क्लास के बाहर ले जाकर एक्चुअल रियल लाइफ से कैसे उस चीज का रिलेशन है वो समझाएगी। तो ये जो सारी चीजें हैं कि टीचर कौन सा इंस्ट्रक्शन मेथड या पेडागोजिकल टेक्निक यूज करेगी, ये तीसरे पॉइंट का पार्ट है। चौथा है लर्निंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर क्लासरूम लर्निंग, के टीचर क्लासरूम में पढ़ाने के लिए कौन कौन से लर्निंग रिसोर्सेज का यूज करेगी। लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में हम आने वाले वीडियोस में अगले यूनिट्स में देखेंगे, लेकिन समराइज करते हुए मैं ये बता सकता हूं कि लर्निंग रिसोर्सेज का मतलब होता है वो चीजें जो टीचर को क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए। जैसे कि अगर टीचर को क्लास में बच्चों को कोन का कंसेप्ट समझाना है तो टीचर को एक कोन
एज अ लर्निंग रिसोर्स चाहिए, क्योंकि जब तक टीचर बच्चे को कोन नहीं दिखाएगी तब तक बच्चे कोन के कंसेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ही बहुत और सारी लर्निंग रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि बच्चे को शायद कंप्यूटर्स चाहिए, चार्ट्स चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो टेक्स्ट बुक्स के अलावा होती हैं, ये लर्निंग रिसोर्सेज होती हैं और टीचर इन्हें लर्निंग के लिए यूज करती है। फिफ्थ पॉइंट है अडेप्टेशंस मॉडिफिकेशंस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कि टीचर अपनी जो पढ़ाने की शैली है उसको कैसे मॉडिफाई करेगी ताकि जो बच्चे हैं जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं, या तो वो विजुअली इंपेयर्ड हैं, हियरिंग इंपेयर्ड हैं, या उनमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो इन बच्चों के लिए टीचर अपनी टेक्निक को कैसे अडेप्ट या मॉडिफाई करेगी ताकि ये बच्चे भी सारे कंसेप्ट को समझ पाए। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था, पहला पॉइंट ये कहता था कि टीचर को ये डिसाइड करना होता है कि कौन से की कंसेप्ट्स या की आइडियाज पे टीचर स्ट्रेस डालेगी या बच्चों को समझाएगी। उसके लिए टीचर कंसेप्ट मैप का यूज कर सकती है। कंसेप्ट मैप बेसिकली किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि अगर टीचर को लाइंस एंड एंगल्स के लिए कंसेप्ट मैप बनाना है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो कंसेप्ट मैप में क्या होगा? कंसेप्ट मैप में ये होगा कि लाइंस एंड एंगल्स में पेयर ऑफ लाइंस होते हैं और रिलेटेड एंगल्स होते हैं। रिलेटेड एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, एडजेसेंट हो सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो सकते हैं। और फिर हर टाइप की आगे डेफिनेशन होगी। जैसे एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? पेयर ऑफ एंगल्स विच हैव कॉमन वर्टेक्स। ऐसे ही पेयर ऑफ लाइंस में कंसेप्ट मैप में कैसे दिखाया जा सकता है कि पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? जिनमें एक पॉइंट कॉमन हो और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किया जाता है, कहा जाता है। तो ओवरऑल इस कंसेप्ट मैप को देखकर बच्चे सारे की कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं और टीचर भी ये डिसाइड कर सकती है कि कौन से की कंसेप्ट या की आइडियाज को बच्चों के बीच में समझाना है। तो कंसेप्ट मैप के फायदे क्या हैं? कंसेप्ट मैप बेसिकली टीचर को एक अच्छी प्लानिंग में हेल्प करता है, क्योंकि टीचर ये डिसाइड कर सकती है कि उनको बच्चों को क्या क्या समझाना है। दूसरा पॉइंट है इट फैसिलिटेट्स टू आइडेंटिफाई कंसेप्ट्स एंड सब कंसेप्ट्स दैट यू वांट टू एम्फसाइज। सेम पॉइंट कि टीचर ये आसानी से डिसाइड कर सकती है कि वो कौन से कंसेप्ट्स या सब कंसेप्ट्स हैं जिन पे टीचर एम्फसाइज करना चाहती है। फिर तीसरा पॉइंट है कि कंसेप्ट मैप के थ्रू बच्चे कंसेप्ट्स और सब कंसेप्ट्स में आसानी से रिलेशन भी पहचान सकते हैं, क्योंकि यहां आपस में सब कुछ कनेक्टेड है। तो बच्चे बहुत आसानी से कंसेप्ट्स और उनके सब कंसेप्ट्स के बीच में रिलेशन भी बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये एक सैंपल प्लान है जो टीचर ने बनाया है। तो एक सैंपल प्लान में क्या क्या होगा? कंसेप्ट, आइडिया, स्किल्स इन्वॉल्व के टीचर इस यूनिट में क्या क्या समझाएगी। तो ये टीचर ने लिखा है कि टीचर लाइन सेगमेंट समझाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन समझाएगी, एंगल्स, वर्टेक्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स समझाएगी, स्किल्स ऑफ यूजिंग रूलर, कॉम्पस समझाएगी। तो ये की कंसेप्ट्स हैं जो टीचर बच्चों को समझाना चाहती है। फिर बात आती है की ऑब्जेक्टिव्स, कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि इन चीजों को समझने के बाद बच्चों का क्या लेवल होना चाहिए, बच्चे किन चीजों को आसानी से कर लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे टीचर जो सेट करेगी। जैसे कि ऑब्जेक्टिव होगा कि क्या बच्चे ये क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे कि डू नॉन पैरेलल लाइंस फॉर्म एंगल्स, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स, आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो टीचर ने एज एन ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं कि बच्चों को इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता होने चाहिए जब टीचर सारे की कंसेप्ट्स को समझा देगी। फिर इन चीजों को समझाने के लिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए लर्निंग प्रोसेस क्या होगा? क्या वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू होगा, क्या वो क्लासिफिकेशन के थ्रू होगा, क्या वो रीजनिंग के थ्रू होगा? तो टीचर बेसिकली लर्निंग प्रोसेस डिसाइड करेगी। फिर लर्निंग स्ट्रेटजीज, कि क्या डिस्कशन करवाई जाएगी, ग्रुप वर्क करवाया जाएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग करवाई जाएगी, इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड यूज किया जाएगा, या बच्चों की क्वेश्चनिंग की जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर इनमें से एक ही यूज करेगा। जब टीचर ने लर्निंग स्ट्रेटजीज में ये 6 पॉइंट लिखे हैं तो इसका मतलब है कि टीचर ये सारे पॉइंट्स यूज करेगी इन की कंसेप्ट्स को समझाने के लिए। ऐसे ही लर्निंग प्रोसेस में टीचर इन सारे पॉइंट्स का यूज करेगी इन की कंसेप्ट्स को समझाने के लिए। लर्निंग रिसोर्सेज मतलब टीचर को किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। टीचर को जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की
की जरूरत पड़ेगी। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर हमने लर्निंग रिसोर्सेज वाले यूनिट में डिस्कस किया है, अब वहां पे इसकी डिटेल के बारे में पढ़ सकते हैं। टीचर पेपर कटिंग्स की यूज करेगी, टीचर कुछ और सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स का यूज करेगी जो कि डेली लाइफ में यूज होते हैं। फिर असेसमेंट स्ट्रेटजीज के टीचर बच्चों की असेसमेंट कैसे करेगी, ये कैसे जानेगी कि क्या बच्चे चीजों को समझ गए हैं, अगर उनके समझने में कोई गलती है तो कहाँ गलती है, टीचर के पढ़ाने में कोई गलती है तो कहाँ गलती है। तो ये बेसिकली सारी चीजें असेसमेंट का पार्ट होंगी। तो टीचर असेसमेंट में क्या क्या चीजें यूज करेगी, इस प्लान के मुताबिक ऑब्जर्वेशन, ड्राइंग्स, रिफ्लेक्शन, पोर्टफोलियो, पेपर पेंसिल टेस्ट, ये सारी चीजें टीचर असेसमेंट में यूज करेगी। इन सारी असेसमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में हम असेसमेंट यूनिट में कवर कर चुके हैं, तो आप ये सारी चीजें वहां पढ़ सकते हैं कि हर असेसमेंट स्ट्रेटजी कैसे इंप्लीमेंट की जाती है और हर असेसमेंट स्ट्रेटजी के क्या फायदे और नुकसान हैं। अब लेसन प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। देखिए, हर लेसन प्लानिंग का जो सोल ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच यूज करनी है, बच्चों को अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है। तो लेसन प्लानिंग के जो फीचर्स होंगे वो ये 5 फीचर्स हैं आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन, के बच्चों को चीजों को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें। दूसरा है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है कि हमें बच्चों को ग्रुप वर्क देना है ताकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीखें, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें और ग्रुप में काम करना सीखें। फिर है रिफ्लेक्शन, के बच्चे अपने काम पे खुद रिफ्लेक्ट करें और ये जांचें कि उनमें अभी भी क्या कमियां हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। एक्टिव, एक्टिव मतलब कि हमें जो बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो एक जो हमारी मेथोडोलॉजी है, एक एक्टिव मेथोडोलॉजी होनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स टीचर से क्वेश्चन पूछने के लिए बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, बहुत फ्री महसूस करें, क्लास में एक ओपन एनवायरनमेंट हो, डेमोक्रेटिक कल्चर हो, बच्चे टीचर को चैलेंज भी कर पाए। तो ऐसे जो लर्निंग होगी वो एक एक्टिव लर्निंग होगी। अगर बच्चे सिर्फ टीचर को बैठ के सुनते जाएंगे और कुछ बच्चे सो तक जाएंगे तो वो एक पैसिव लर्निंग होगी। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब है कि हमें कॉन्स्टेंटली चेंज होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक मेथोडोलॉजी चुन ली और वही मेथोडोलॉजी आप यूज कर रहे हैं। आपको असेस भी करना पड़ेगा, शायद आपने जो मेथोडोलॉजी चुनी वो शायद बच्चों को सही नहीं लग रही है, उससे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको जल्दी से ये चीज असेस करनी पड़ेगी, आपको एवोल्यूटरी मोड में जाना पड़ेगा, आपको कोई अलग स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी या शायद उससे बेहतर स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी ताकि बच्चे जो भी आप चीज समझा रहे हैं उसको समझ पाए। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि टीचर्स फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करते भी हैं। हम बेसिकली 3 टाइप के लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है 5 स्टेप लेसन प्लान, दूसरा है 5E लेसन प्लान और तीसरा है इंक्वायरी बेस्ड लेसन प्लान। तो चलिए इन सारे लेसन प्लान्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं।